नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने काव्य लक्षण से संबंधित पाठ का छठा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस भाग में हम लोग काव्य लक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुत्थियों को और भी सुलझाने का प्रयास करेंगे। काव्य लक्षण के विषय में बताया है कि उसमें शब्द और अर्थ के माध्यम से जगत जीवन को पिरोते हैं और फिर उसको साथ ही साथ भाव से संश्लिष्ट करते हैं, तब काव्य होता है। और यह भी बताया कि काव्य में यह संश्लेषण हुआ करता है और अन्य शास्त्रों में विश्लेषण हुआ करता है। एक तो यह बात। दूसरी बात यह है कि काव्य में आचार का भी वर्णन होता है, नीति का भी वर्णन होता है, दर्शन का भी वर्णन होता है, सौंदर्य का भी वर्णन होता है और उसमें अन्य विषय भी जो है समाहित हो सकते। लेकिन वे विषय काव्य में केवल शब्द और अर्थ के माध्यम से और भावात्मक संश्लेषण से नहीं व्यक्त होते। जैसे कि अब आचार को हम छंदबद्ध कर दें, आचार की विशेषताओं को हम केवल छंदबद्ध कर दें तो वह आचार का विज्ञापन होगा, आचार से संबंधित कोई काव्य नहीं होगा। लेकिन आचार को शब्द और अर्थ से उसकी विशेषता को जोर देने के बाद यदि हम उसको भावात्मक रूप प्रदान कर देते हैं तब वह काव्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो काव्य की श्रेणी में आने के लिए केवल शब्द और अर्थ का समकक्ष सहभाव ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ भावात्मकता का योग भी अत्यंत ही आवश्यक। खटमल बायसी जैसी रचना जो है वह है और गिरधर कवि राय जो है उनकी रचना है, वृंद की रचना है, रहीम की रचना है, आदि रचनाएं जो हैं वे जो हैं जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित हैं, अनुभव की खान से निकले हुए हीरे हैं जो हमारे जीवन को ऊंचाई प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को सचमुच का जीवन बनाते हैं, हमें मनुष्यता की दहलीज पर लाकर खड़े रख देते हैं। तो ये सूक्तियां अनावश्यक नहीं, लेकिन वे सूक्तियां क्या होनी चाहिए, जगत जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए और केवल सूक्तियां ही सूक्तियां नहीं होनी चाहिए। जीवन में केवल उपदेश ही उपदेश होता है क्या? आचार ही आचार होता है क्या? विचार ही विचार होता है क्या? दर्शन ही दर्शन होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो समय समय पर जीवन क्रम में वह आता है और समय पर जीवन क्रम के साथ यदि ये चीजें आती हैं और इस रूप में अभिव्यक्त होती हैं तो वे भी काव्य या साहित्य के ही अंतर्गत हैं। राजनीति शास्त्र में क्या होता है? राजनीति का शुद्ध रूप से विचार हो और साहित्य या काव्य में भी राजनीति की अभिव्यंजना होती है, लेकिन जगत जीवन से जुड़ी हुई भावात्मक रूप से अभिव्यंजना होती है और संदर्भ और प्रसंग के अनुसार राजनीति की अभिव्यंजना होती है और शुद्ध राजनीति की अभिव्यंजना नहीं होती। बताया शुद्ध राजनीति की अभिव्यंजना जो है शब्द और अर्थ के माध्यम से और वह अभिव्यंजना जो विवेचनात्मक होती है तो वह राजनीति शास्त्र में, यह ध्यान में रखना है। अर्थ नीति की भी अभिव्यंजना होती है।
साईं तो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इसमें भी अर्थ नीति है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मह एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया पद प्रधान है, यह राजनीतिक पद है, इसमें राजनीति, लेकिन जीवन जगत के क्रम में आया हुआ है, प्रसंगवश आया हुआ है, संदर्भवश आया हुआ है। और बिल्कुल शुद्ध रूप से हम केवल उपदेश ही उपदेश नहीं दिए जा रहे हैं, नीति ही नीति का व्याख्यान नहीं करते जा रहे हैं, सुंदर उक्ति ही नहीं कहते जा रहे हैं, बल्कि जीवन क्रम में बातें आती हैं। आपने देखा होगा किसी की बात मनुष्य के हृदय को छू जाती है और उस हृदय को छुई हुई बात से व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है, बहुत ही उस पर सुंदर और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कि जीवन में उपदेश का महत्व नहीं है, सुंदर विचार का महत्व नहीं है, नैतिकता का महत्व नहीं है, आदर्श का महत्व नहीं है, राजनीति का महत्व नहीं है, अर्थनीति का महत्व नहीं है, इतिहास का महत्व नहीं है। और इतिहास तो देखिए साहित्य को प्रभावित करता है, साहित्य को काल प्रभावित करता है, देश प्रभावित करता है, जाति प्रभावित करती है। और एक चीज और जोड़ लेनी है साफ साफ कि व्यक्तित्व प्रभावित करता है। साहित्य को प्रभावित करने वाले तो ये चार हैं, देश है, काल है, जाति है। ये इन तीनों चीजों की चर्चा जो है तेन ने भी की है, देश है, काल है, जाति है। लेकिन इसके साथ यह व्यक्ति शब्द भी जोड़ लेना पड़ेगा कि व्यक्तित्व जो है यह भी साहित्य को प्रभावित करता है। अगर ऐसा नहीं होता, ध्यान में रखिए, तो रीति काल में सभी कवि रीति का ही, श्रृंगार का ही, नक्षिक का ही, षड ऋतु का ही, 12 मासा का ही वर्णन कर रहे होते। ऐसा तो नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व निराला था, उन्होंने भक्ति साहित्य लिखा। यह है घनानंद का व्यक्तित्व भिन्न था, तो उन्होंने रीति मुक्त साहित्य लिखा। भूषण ने वीर रस की रचनाएं की, क्यों की? तो एक ही देश में, एक ही काल में, एक ही जाति के ये सभी थे कवि, तो अलग अलग तरह की रचनाएं इनकी क्यों मिलती हैं? क्योंकि इनके व्यक्तित्व में भिन्नता है, यह ध्यान में रखना है। तो जो तेन ने कहा है, फ्रांसीसी विद्वान, आलोचक, विचारक, दार्शनिक, कि देश, काल और जाति इतने से नहीं है, व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण होता है। और व्यक्तित्व अगर विचक्षण होता है, विलक्षण होता है, तो वहीं हमें विलक्षण प्रतिभा के दर्शन होते। निराला की प्रतिभा जो है विलक्षण थी, कबीर की प्रतिभा विलक्षण थी, नागार्जुन की प्रतिभा विलक्षण थी। तो ये नहीं कि उस समय में, नागार्जुन के समय अनेक कवि हुए, लेकिन सभी नागार्जुन नहीं हो गए, सभी निराला नहीं हो गए। तो ये एक ही देश में, एक ही काल में, एक ही जाति के होते हुए भी उनमें विशिष्टता क्यों होती है, विशेषता क्यों होती है? यह उनके व्यक्तित्व से संबंधित विशेषता होती है, यह ध्यान में रखना है। तो काव्य जो है इन सबसे प्रभावित होता है और व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है, साहित्य व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है। एक बात और है कि किसी भी देश की संस्कृति को, इतिहास को, समाज को
समझना है तो उस देश के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस समय के उस देश के साहित्य में इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, दर्शन, आचार नीति, ये सभी तथ्य जो है एक साथ मिलते हैं। तो ये है साहित्य सबको सामग्री देता है। मानव शास्त्र को सामग्री देता है, सौंदर्य शास्त्र को सामग्री देता है, मनोविज्ञान को सामग्री देता है, मनोविश्लेषण विज्ञान को सामग्री देता है, मानव शास्त्र को सामग्री देता है, समाज शास्त्र को सामग्री देता है, राजनीति विज्ञान को सामग्री देता है, अर्थशास्त्र को सामग्री देता है, सबको सामग्री देता है। हम जानते हैं कि रीति काल में आर्थिक दृष्टि से समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है। तो ये रीतिकालीन साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है। तो यह है, तो साहित्य सबको भाषा विज्ञान को साहित्य सामग्री प्रदान करता है, व्याकरण को साहित्य सामग्री प्रदान करता है, शैली विज्ञान को साहित्य सामग्री प्रदान करता है। तो साहित्य का कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि साहित्य इन सब से सामग्री लेता भी है। व्युत्पत्ति जो काव्य का एक हेतु है और महत्वपूर्ण हेतु है, तो उसके द्वारा यह कि कवि या लेखक का जो अनुभव है, चाहे लोक अनुभव है चाहे शास्त्र अनुभव है, दोनों अनुभव, व्युत्पत्ति में दोनों अनुभव को समझने की आवश्यकता है। लोक अनुभव और शास्त्र अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव और अप्रत्यक्ष अनुभव, तो व्युत्पत्ति में यह है। तो अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने वाला कवि और लेखक, बिहारी को जानते हैं रीति काल में, तो कितने विषयों का उनको ज्ञान था यह हम जानते हैं। तो अध्ययन से, शास्त्र के अध्ययन से, तो साहित्य शास्त्रों से प्रभावित भी होता है और उनसे सामग्री भी लेता है, और साहित्य शास्त्रों को प्रभावित भी करता है, उनको सामग्री भी देता है। यह आदान प्रदान जो है निसंकोच भाव से चलता रहता है, श्रद्धा भाव से चलता रहता है, और वही साहित्य जीवित रहता है, वही समाज जीवित रहता है, वही भाषा जीवित रहती है, जो शब्द को लेने में और अन्य अच्छी चीज़ों को लेने में संकोच नहीं करती है, गुरेज नहीं करती है, अपनी संकीर्णता का परिचय नहीं देती। ये ध्यान में रखना चाहिए, ये बताया। तो साहित्य के संदर्भ में जो है इतनी सारी बातें हुई हैं। साहित्य में शुद्ध राजनीति शास्त्र का वर्णन नहीं होता है, लेकिन राजनीति का वर्णन जीवन जगत के संदर्भ में स्थान स्थान पर अवश्य हुआ करता है। तो यह हम देखेंगे। हमने यह भी कहा है कि शुद्ध राजनीति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो राजनीति शास्त्र में मिलता है, जहाँ केवल शब्द और अर्थ के माध्यम से राजनीति का विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान में रखना। जहाँ राजनीति का शब्द और अर्थ के माध्यम से भाव के साथ संश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, वह साहित्य है। तो उसमें साहित्य का स्थान आता है, साहित्य वहाँ महत्वपूर्ण हो उठता है। तो यह हमने समझा है। और अब जो है काव्य लक्षण में क्या है कि काव्य लक्षण मतलब भारतीय काव्य लक्षण और पाश्चात्य काव्य लक्षण। काव्य लक्षण, भारतीय काव्य लक्षण और पाश्चात्य काव्य लक्षण। और भारतीय काव्य लक्षण में संस्कृत काव्य लक्षण और हिंदी काव्य लक्षण,
ऐसा नहीं है कि भारत की अन्य भाषाओं के काव्य लक्षण को भी भारतीय काव्य लक्षण में सम्मिलित किया गया, उसकी गणना की गई। ऐसा नहीं, भारतीय काव्य लक्षण स्थूल रूप में यही है कि संस्कृत काव्य लक्षण और हिंदी काव्य लक्षण, और पाश्चात्य काव्य लक्षण मतलब मुख्य रूप से अंग्रेजी काव्य लक्षण। तो अब इसके बाद हमारा जो है पथ जो है, मार्ग जो है सुगम हो गया। अब हमें क्या करना है कि सूक्ष्मता पूर्वक क्रमशः पहले जो है संस्कृत काव्य लक्षण पर विचार करना है, फिर जाकर के अंग्रेजी काव्य लक्षण पर या पाश्चात्य काव्य लक्षण पर विचार करना है, और फिर हिंदी काव्य लक्षणों पर विचार करना। तो इस तरह से नींव रख देने के बाद भूमिका का निर्माण, पृष्ठभूमि का निर्माण कर लेने के बाद बुनियाद की स्थापना कर देने के बाद, और यह बुनियाद नींव भूमिका अगर सुदृढ़ हो जाए तो उसी पर विचार का भव्य भवन स्थापित हो सकता है। यह ध्यान में रखना है। काव्य लक्षण को आप अपने तय भी समझने का प्रयास करेंगे। अनेक पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान पुष्ट होता है और परिपूर्ण भी होता है, यह भी ध्यान में रखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।